बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, मैं आपका मेंटर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद आपके सामने हाजिर है। आज से हम आपको होम्योपैथिक अद्वियात की खसूसियात यानी वो किस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि मैं अद्वियात के मुतालिक बताऊं, मैं ज़रूरी समझता हूं कि आपको मुख्तसरन बताऊं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज कब और किसने शुरू किया। जर्मन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमन ने 18वीं सदी में इसका आगाज़ किया और इसको कानून बिल मिसल का नाम दिया। ये दो यूनानी अल्फाज होम्योस और पैथोस से मिलकर बना है और इसको इलाज बिल मिसल का नाम दिया गया है। होम्योपैथिक एक ऐसा इल्म है जो कुदरत के कानून सिमिलिया सिमिलीबस कोरंटर पर मुबनी है। यानी एक दवा जब तंदुरुस्त आदमी को दी जाए तो इसके जिस्म में जो शिकायत पैदा होती हैं, इसी किस्म की शिकायत अगर बीमार इंसान में पाई जाएं तो वही दवा उस मरीज़ को खिलाने से उसे सेहत मिल जाती है। जर्मन डॉक्टर हानेमन 1780 में किलन के मटीरिया मेडिका का अंग्रेज़ी से जर्मन ज़ुबान में तर्जमा कर रहा था। काम के दौरान उसने नोट किया कि पैरों की छाल या सिनकोना जिससे कोनीन बनती है, उससे मलेरिया का इलाज किया जाता है। उसने इस दवाई पर मज़ीद काम किया और तजर्बे की खातर 4 ड्राम उम्दा कोनीन चाइना खा ली। दवाई खाने के बाद इसके जिस्म में वो तमाम इलामात पैदा हो गई जो मलेरिया के मरीज़ में होती हैं। होने के बाद उसने दवाई खाना छोड़ दी और कुछ अर्से बाद वो खुद ही ठीक हो गया। अद्वियात पर मज़ीद काम करने के बाद डॉक्टर हानेमन को यकीन हो गया कि अब वो अद्वियात को मज़ीद साइंसी तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर उसने अपने ऊपर और अपने कुछ दोस्तों पर इस मुख्तलिफ़ दवाइयों को आज़माना शुरू कर दिया और उनके इस्तेमाल के बाद उनके नताइज को तफसील से नोट करता गया। उसने तमाम तहरीरों का गौर से मुताला किया और अच्छी तरह छानबीन के बाद तमाम इलामात को ख़ास तरीके से तरतीब दिया। यानी उसने सर से शुरू किया और पाँव तक की इलामात को नोट किया, जिनको होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका कहा जाता है। इस तरीके से इसके बाद उस होम्योपैथिक तरीका इलाज का आगाज़ हो गया। अब हम चलते हैं ब्राइटाकार। सबसे पहले हम लेते हैं जी ब्राइटाकार को लेते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। ब्राइटाकार एक बहुत दिलचस्प रेमेडी है और ये फुली प्रूव्ड है। इस तरह की रेमेडीज़ अमूमन मोर इंटरेस्टिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट एक्टिंग, और ये इसका असर जो होता है डीप सीटेड होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। हम देखते हैं कि ये किन मरीज़ों के लिए ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस रेमेडी के मरीज़ जो होते हैं वो उनकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत स्लो होती है। मसलन आप देखते होंगे कि कई बच्चे जवान हो जाते हैं, लेकिन वो बातें जो हैं वो बच्चों की तरह करते हैं, चला नहीं जाता उनसे। इसी तरह एक लड़की को देखा गया, तकरीबन उसकी उम्र 18 से 25 साल की थी, तो वो गुड़ियों से खेलती थी और बच्चों की तरह बातें करती थी। तो ये ऐसे लोगों की रेमेडी है जो इस तरह की हरकत करते हैं। इसी तरह बूढ़े जो हैं उनका भूल जाना और कमज़ोर होना वगैरह। ब्राइटाकार ने इसकी सिम्टम ये भी है कि इसका मरीज़ ठंड महसूस करता है और चाहता है कि उसको लपेट के रखा जाए।
اور جیسے میں نے کہا کہ مریض کمزور ہوتا ہے کہ اس کے پٹھے مثلا کمزور ہیں، نبض آہستہ چل رہی ہے، یہ اس کی مین جو ہے وہ نشانی ہے کہ وہ کس طرح اس کا بیہیویئر کس طرح کا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد اس کے آرنیکا کی طرف۔ اس دوا میں آرنیکا کے جو مریض ہوں گے ان میں دکھن کا، ان کے جسم میں دکھن کا احساس پایا جائے گا۔ دکھن کی وجہ سے مریض ایک ہی کروٹ پر آرام سے لیٹ نہیں سکتا، بلکہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ بستر سخت ہے ہوا، یہ نرم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ چوٹ کے لیے بہت اچھی دوائی ہے، اور چوٹ کے جہاں پہ چوٹ لگی ہو، چاہے جسم کے ایک حصہ میں لگی ہو یا سارے جسم میں درد ہو رہی ہو، تو وہاں پہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ڈلیوری میں بھی آپ دیکھیں کہ ڈلیوری کے کیس میں بھی ایک قسم کی چوٹ ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی آپریشن کے بعد یہ دوائی خصوصی طور پہ استعمال کی جاتی ہے، اور اس کا کافی کامیابی سے اس کا علاج ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ نیٹرم فاس۔ اب ہم آپ کے سامنے نیٹرم فاس کے متعلق بتائیں گے کہ یہ دوائی کہاں استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ اس دوائی کا مریض کے منہ کا ذائقہ کھٹا، ڈکاریں آنی، کھٹی کیے، ابکائیاں آنی، پخانہ سے کھٹی بو، لیکوریا سے بو، پسینہ سے کھٹی بو، یعنی کہ تیزابیت اور کھٹی بو وغیرہ کی علامتیں اس دوائی کے مریض میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک اہم اس کا جو سمٹم ہے وہ مریض کے زبان کے جو پچھلا حصہ ہے وہ وہاں پہ سنہری چمکدار رنگ کی کریم کی مانند تہ جمی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی بچوں میں کھٹاس اور تیزابیت کی علامات اکثر دودھ اور کھانڈ زیادہ کھانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور معدہ کی جلن، عموماً ایسے مریضوں میں معدے کی جلن ہوتی ہے، یرقان، تیزابیت، خنازیر، تیزابیت، گنٹھیا وغیرہ، دردیں، یعنی کہ جو اس کے معدے سے ریلیٹڈ جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں وہاں پہ اس دوا کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔